हाय, मैं इंदु हूँ। मैं 18 साल की हूँ। मैंने 2 साल में 70 किलो वेट घटाया है और अब मैं ऐसी दिखती हूँ। ये बिल्कुल आसान नहीं था। मुझे बहुत से ऑब्स्टेकल्स को पार करना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक मेरी जुड़वा बहन बिंदु थी। मैं आपको शुरू से बताती हूँ और उम्मीद करती हूँ ये किसी को अपना वेट कम करने में मोटिवेट करेगी। बिंदु और मैं जुड़वा बहनें हैं। भले ही हम एक जैसे दिखती हैं, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे अकेले टाइम बिताना पसंद है, जबकि बिंदु को लोगों से मिलना पसंद है। उसके आसपास हमेशा लोग होते हैं। मैं बिल्कुल एम्बिशियस नहीं हूँ, लेकिन बिंदु बहुत कॉम्पिटिटिव है। उसे गेम में हारना तक पसंद नहीं है। मैं बहुत मैसी रहती हूँ। बिंदु बहुत नीट और ऑर्गेनाइज्ड है। मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। वो हर जगह हमेशा टाइम पर पहुँचती है। हम भले ही जुड़वा हैं, लेकिन हम एक ही सेब के 2 हिस्से नहीं हैं। हम सेब और संतरे जैसे हैं, बिल्कुल अलग अलग। एक चीज जिसमें हम दोनों बिल्कुल अलग है वो है भूख। वो क्या कहते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ जीने के लिए खाते हैं, और मैं वो हूँ जो खाने के लिए जीती हूँ, क्योंकि मुझे खाना पसंद है। मैं लंच में सोच रही होती हूँ कि मैं डिनर में क्या खाऊंगी, जबकि बिंदु बस वो ही खाती है जो उसे जीने के लिए चाहिए। असल में वो अक्सर खाना भूल भी जाती है। उसका पेट जल्दी भर जाता है, इसीलिए वो टेबल छोड़ने वाली पहली होती है। आप गेस कर सकते हो, मैं बचपन से मोटी हूँ और बिंदु पतली थी। प्राइमरी स्कूल में कोई बिलीव ही नहीं करता था कि हम जुड़वा हैं। इम्पॉसिबल, तुम लोग जुड़वा हो ही नहीं सकते, तुम 3-4 साल बड़ी हो, वो कहते थे। जब मैं उन्हें बड़ी लगती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बिंदु को ये कह के परेशान करती थी कि मैं बड़ी हो गई और तुम बच्ची हो। जब हम मिडिल स्कूल गए तो मैं अपनी उम्र से बहुत मोटी थी। बिंदु का वेट 35 किलो था और मेरा 60 किलो। काफी नेगेटिव एक्सपीरियंस के बाद मुझे पता चला कि ज्यादा वेट होना प्राउड होने वाली बात नहीं है। अपनी अपीयरेंस के लिए ह्यूमिलेट होना मेरा डेली रूटीन बन गया था। क्लास के लड़के रोज इंसल्ट करते। जब मैं घर पहुंचती तो मैं सीधे बाथरूम में जाकर रोती थी। सबसे बुरा तब हुआ जब बिंदु भी इसमें शामिल हो गई और मेरा मजाक बनाने लगी। हमेशा खाते टाइम वो मुझे परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ कहती। ध्यान से, प्लेट मत खा जाना। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अब भी चेयर में फिट हो जाती हो। थोड़ा कम खाओ ताकि अफ्रीका में बच्चों को कुछ खाना मिल सके। टाइम के साथ साथ वो और भी क्रूर होती गई। उसे मुझ पर शर्म आती थी। वो हमेशा ये जताती थी कि मेरी सिस्टर के सपोर्ट के बिना मेरी लाइफ और मुश्किल हो गई है। मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं पहले से ही इंट्रोवर्ट थी और इसीलिए मैं बिल्कुल सोशल नहीं थी। आपने सुना होगा कि ट्विंस का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। मैंने इस बॉन्ड को फील किया था और अपनी सिस्टर से बहुत प्यार किया था। सैडली बिंदु अलग तरह से फील करती थी। मैं सोचती थी वो भी मुझसे प्यार करती है। मैंने सोचा वो मुझसे शर्मिंदा है क्योंकि मैं मोटी हूँ, इसीलिए वो मेरे से कनेक्ट नहीं करती है। मे बी ये पास्ट में सच था, लेकिन वो बदल गई थी। उसने जो कुछ भी किया उसे क्लियर था कि वो मुझसे नफरत करती थी। जिस लड़की की लगातार इंसल्ट होती थी, जिससे कोई फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता था, वो उसकी बहन थी। ऑनेस्टली मैं जानती थी कि ऐसा क्यों था। उसका मुझे हेट करना नॉर्मल था, क्योंकि मैं भी खुद से नफरत करती थी। अगर मुझे इतने सारे इश्यूज थे तो फिर मैंने वेट कम करने की कोशिश क्यों नहीं की? आप पूछ सकते हो। आप सही हो, मुझे अपना वेट कम करना चाहिए था। मुझे पता था। मैंने बचपन से बहुत बार डाइट करी, उनमें से कोई भी एक दिन से ज्यादा नहीं चल पाई। जैसे ही मुझे भूख लगती मैं खाने पर टूट पड़ती। अब जब मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि खाना ही मेरा एस्केप था। जब मैं खा रही होती थी तो मैं बहुत खुश होती थी। मेरी जिंदगी बहुत बेकार थी। अगर मेरे पास खाना नहीं होता तो मेरे पास कुछ नहीं बचता, इसीलिए मैं खाना बंद नहीं कर सकी। एक्चुअली मैं डिप्रेस्ड थी। अनकंट्रोल्ड ईटिंग मेरा एंटी डिप्रेसेंट था। तो मैंने वेट लॉस कैसे किया? याद है मैंने कहा था कि मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। ये विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन इसीलिए मैंने वो डिसीजन लिया जिसने मेरी लाइफ बदल दी। जब भी मैं ये स्टोरी सुनाती हूँ, पहले तो मैं बहुत रोती हूँ और फिर हंसती हूँ। देखते हैं अब भी ऐसा होता है या नहीं। मैं उस दिन 16 साल की हो रही थी। ऑफ कोर्स बिंदु का बर्थडे था। मेरे दादा दादी आ रहे थे। सुबह मॉम ने कहा था तुम्हें 5 बजे घर पहुंचना है। मॉम हमेशा यही कहती थी। वो हर साल हमारे बर्थडे पार्टी को सरप्राइज रखती थी। वो पार्टी का जिक्र नहीं करती, वो बस हमें बताती थी कि हमें किस टाइम पर घर पहुंचना है। पिछले 3 सालों से बिंदु और मैंने एक दूसरे को गिफ्ट नहीं दिए। ये ऐसा था जैसे हमने एक साइलेंट एग्रीमेंट किया हो। हमने एक दूसरे को गिफ्ट देना बंद कर दिया था। पर इस बार कुछ अलग था। मुझे यकीन है बिंदु को ये याद नहीं होगा, लेकिन हमने सालों पहले एक दूसरे से प्रॉमिस किया था। तब हम बहुत छोटे थे। एक दिन
तुमको क्या लगता है कि हम बड़े कब तक होंगे? समर ने पूछा। हम जानते थे कि मॉम जब 18 साल की हुई थी तब वो प्रेग्नेंट हुई थी, इसीलिए अगर मॉम बनने के लिए 18 की एज थी तो 16 बड़े होने की शुरुआत होगी। इसका मतलब था हमारा बचपन 16 साल के बाद खत्म हो जाएगा, इसीलिए हमको एक दूसरे के लिए अडल्ट गिफ्ट लेने होंगे। और वो अडल्ट गिफ्ट क्या होंगे? फूल, ऑफ कोर्स। डैड हमेशा स्पेशल ओकेजन्स पर मॉम के लिए फूल लाते हैं। मॉम को वो पसंद थे। इसका मतलब था अडल्ट्स को फूल पसंद थे। क्योंकि हम अडल्ट होने जा रहे थे, हमने डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे को फूल देंगे। हमने उस दिन वादा किया था कि हम अपने 16वें बर्थडे पर एक दूसरे को फूल देंगे। सालों बीत गए और वादा निभाने का टाइम आ गया। क्योंकि मैं हर चीज में लेट हो जाती थी, इसीलिए मैंने लास्ट मोमेंट पर फूल खरीदे। जैसे ही मैं घर जाने के लिए मेट्रो की तरफ जा रही थी, मैंने देखा कि 4:30 बज चुके हैं और मुझे 30 मिनट में घर पहुंचना था। मैं एक बड़ा सा बुके लेकर मेट्रो में चढ़ गई। मुझे मेरे वेट की वजह से लोगों को मुझे घूरने की आदत थी, लेकिन मेरे हाथ में ढेर सारे फूलों की वजह से लोगों का घूरना डबल हो गया था। जब मैं मेट्रो से उतरी तो 5 बजने में 10 मिनट थे। मैं तब तक भागना चाहती थी जब तक मैं पहुंच नहीं जाती। जब मैंने अपने मोटे शरीर के साथ भागना शुरू किया तो लोगों का घूरना और बढ़ गया। मैं बाहर पहुंचने वाली थी। मैं जल्दी ही घूरने वाली भीड़ से दूर होने वाली थी। मैं तेजी से टर्नस्टाइल की तरफ बढ़ी। हे भगवान, मैं पास नहीं हो सकती। मैं फंस गई थी। हाँ, मैं टर्नस्टाइल में फंस गई थी। मैं आगे या पीछे नहीं हो सकती थी। वहां से गुजर रहे लोग मुझ पे हंस रहे थे। कुछ रुक के मुझे देखने लगे और मैं रोने लगी। साथ ही मैं निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी। मैं बहुत बुरी स्टेट में थी। कुछ लोगों ने हेल्प करने की कोशिश की। एक आदमी ने मेरा हाथ खींचा जब एक औरत ने मुझे पीछे से धक्का दिया। उन लोगों ने मुझे बचाने की कोशिश की। उसके ओस में फूल डैमेज हो गए और केवल फूल के तने ही बचे हुए थे। मैंने हेल्प करने वाले आदमी और औरत को थैंक्स बोला। मैंने तने फेंक दिए और घर तक रोकर जाने लगी। घर पर सब मेरा वेट कर रहे थे। मैं उन्हें नहीं बता सकती थी कि क्या हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही थी। हमने कैंडल्स बुझा दी। फिर सोचो क्या हुआ। बिंदु ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे मॉम के पास ले गई। मेरे बेड पर फूलों का एक बुके था। वो नहीं भूली थी। मैं कुछ नहीं कह सकी। मैंने बस उसे हक किया और बहुत रोई। अगला दिन सैटरडे था। मैं पूरे दिन अपने रूम से बाहर नहीं आई। दिन में बिंदु आई। उसने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या? मैंने पूछा। ये, उसने कहा और मुझे अपने फोन पर वीडियो दिखाया। किसी ने मेट्रो में मेरा वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था और वो वायरल हो गया था और उसे लगभग एक दिन में 2.5 लाख लोगों ने देखा था। मैं क्लियरली देख सकती थी कि फूल कैसे खराब हुए। वो मुझे निकालने की बहुत कोशिश कर रहे थे। मैंने उसके बाद भी फूलों को नहीं छोड़ा। फिर भी जब मैं टर्नस्टाइल से फ्री हुई तो मेरे हाथ में केवल तने थे। ये फनी था लेकिन साथ ही सैड भी। अब बिंदु की बारी थी मुझे हक कर कर रोने की। इसके बाद मैंने अपना वेट कम करने का फैसला किया, चाहे कुछ भी हो। मैंने बिंदु को तुरंत अपना डिसीजन बता दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। हम ये एक साथ करेंगे, उसने कहा। हमने सच में ये एक साथ किया। मैं ये उसके बिना बिल्कुल नहीं कर सकती थी। उसकी फ्रेंड की एक मॉम न्यूट्रिशनिस्ट थी। उन्होंने मेरे लिए एक डाइट प्लान बनाया। मुझे एक्सरसाइज भी करनी थी, लेकिन इम्पोर्टेंट कैलोरीज कम करना था, यानी कम खाना। ये करना आसान नहीं था। बहुत सी चीजों की तरह वेट घटाने की शुरुआत दिमाग में होती है। अगर आप अपने दिमाग को कन्विंस नहीं करते तो वो आपको ट्रिक कर देता है ताकि आप डाइट कंटिन्यू ना कर पाओ। मेरे जैसे लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि उन सभी रीजंस के बारे में सोचो कि आप वेट क्यों कम करना चाहते हैं और उनकी लिस्ट बनाएं। कन्विंस होने से पहले डाइट शुरू ना करें। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि मैंने 70 किलो वेट घटाया है। जब मैंने डाइट शुरू की थी तब मैं 130 किलो की थी और अब मैं 60 किलो की हूँ। मैं इसे हेल्दी तरीके से करना चाहती थी, इसीलिए मुझे 2 साल लगे। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। लगातार वेट कम करने का मतलब है हर टाइम नए कपड़े खरीदना। मुझे अपनी पूरी वार्डरोब हर 3 महीने में चेंज करनी पड़ती थी। ऑफ कोर्स ये बहुत एक्सपेंसिव था। थैंकफुली मेरे डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पिछले महीने हमने अपना 18th बर्थडे मनाया। मेरी दादी ने मुझे बहुत हंसाया। कैंडल्स बुझाने के बाद उन्होंने मुझे हग किया। वो अचानक रुक गई। मैं पहले तुम्हें हग नहीं कर पाती थी और अब मैं कर सकती हूँ, उन्होंने कहा। उन्होंने इतने नेचुरली कहा कि हम सब हंसने लगे। बिंदु और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मैं फील कर सकती हूँ कि वो खुद को गिल्टी मानती है। जिस तरह से उसने मेरे साथ बिहेव किया वो शर्मिंदा है। लेकिन तब हम दोनों बच्चे थे। किसी भी और बच्चों की तरह हमें भी बेवकूफ़ी करने का हक था। मैंने पागलों की तरह खाया और अपना बचपन बर्बाद कर दिया। वो एक बच्चे से दूर हो गई जिसने खुद की लाइफ मिजरेबल बना दी। जब मैं खुद से नफरत करती थी तो मैं कैसे उम्मीद कर सकती थी कि वो मुझसे प्यार करेगी। लास्टली, जिन्हें अपने वेट से प्रॉब्लम है, जब तक आप मेट्रो में फंस ना जाएं तब तक वेट ना करें। जैसे मैंने पहले कहा, अपने मन को समझाइए और वेट कम करने की कोशिश करें। तो मेरी कहानी में इतना ही है।
अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, बाय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम केसी है और मैं 17 साल की हूँ। बहुत लोगों को पिज़्ज़ा पसंद होता है और मैं उनमें से एक हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिज़्ज़ा मेरे लिए एक आदत की तरह है। मैं ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में बस पिज़्ज़ा ही खाती हूँ। आपको लगता होगा कि मैं हर बार अलग अलग पिज़्ज़ा खाती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हर रोज़ मैं बस एक ही टाइप का पिज़्ज़ा खाती हूँ। ब्रेकफास्ट में चीज़ पिज़्ज़ा, लंच में मशरूम पिज़्ज़ा और डिनर के लिए फिर से चीज़ पिज़्ज़ा। मैं ऐसा भी नहीं करती कि मशरूम पिज़्ज़ा ब्रेकफास्ट में खा लूँ या फिर चीज़ पिज़्ज़ा लंच में। और ऐसा इसलिए क्योंकि खाने के मामले में मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ और मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। जब मैं बोलती हूँ कि मैं चूज़ी हूँ तो आप मुझे बाकी लोगों की तरह चूज़ी मत समझना। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कुछ लोगों को टमाटर नहीं पसंद होते, कुछ लोग एग नहीं खाते हैं और कुछ लोगों को मीट नहीं पसंद होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। जो मैं नहीं खाती उनकी लिस्ट ज़्यादा बड़ी है जो मैं खाती हूँ उनसे। जैसे कि 4 से 5 महीने के लिए मैं सिर्फ कैरेट ही खाती थी। फिर अचानक से मैंने उसको खाना बंद कर दिया और फिर मैं ब्रेड और जैम ही खाती थी। और उस टाइम मैं इसके अलावा और कुछ नहीं खाती थी। मैं सिर्फ वही खाती हूँ जो मुझे पसंद होता है, और वो भी तब तक जब तक मैं उससे बोर नहीं हो जाती हूँ। मेरी मॉम बोलती है कि मुझे ये आदत मेरे नाना जी से मिली है। मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ क्योंकि वो मेरे पैदा होने से पहले ही गुजर गए थे। मेरी मॉम की और मेरी खाने को लेकर बहुत बहस होती थी। ऐसे ही एक बार लड़ाई के वक्त उन्होंने मुझे रोते रोते बताया मेरे नाना के बारे में। तुम्हारे नाना जी भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह थे। उन्होंने ये आदत हम सबसे छुपाई ताकि ये बुरी आदत हमें न लगे। मुझे याद नहीं कि उन्होंने कभी हमारे साथ बैठकर खाना खाया होगा, और अगर कभी वो साथ बैठे भी होंगे तो उन्होंने खाना नहीं खाया था। नहीं, तुम खाओ, मेरा पेट भरा है। फिर बाद में हमको पता चला कि वो बहुत ही कम चीजें खा पाते थे। तुम्हारी नानी जी बताती थी कि वो बस उबला हुआ चिकन और सब्जियां ही खा पाते थे। वो बोलते थे कि वो इसके अलावा और कुछ नहीं खा सकते क्योंकि उनको बाकी चीजों की स्मेल ही पसंद नहीं आती थी। मुझे उनकी ये बात जानकर बहुत दुख हुआ था। कोई कैसे पूरी जिंदगी बस उबला हुआ चिकन और सब्जी खा सकता है? लेकिन तुम्हारे नाना जी खाते थे और इसलिए मुझे तुमको ऐसा देखकर बुरा लगता है। लेकिन मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी मॉम को बुरा लगना जायज था, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। और मेरी पिज्जा खाने की आदत उस टाइम तक शुरू भी नहीं होती जब हमारी ये बात हुई थी। शायद शुरू हो भी गया हो, लेकिन मैं तब भी अलग अलग चीजें खा रही थी। अनफॉर्चुनेटली मेरी हालत और खराब हो गई। मैं पिछले 6 सालों से सिर्फ पिज्जा पर ही जिंदा हूँ। मुझे अभी याद है कि मुझे पिज्जा खाने की लत कैसे लगी। वो शनिवार का दिन था। मेरे पेरेंट्स फार्मा कंपनी में काम करते हैं और उस दिन वो दोनों एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे थे। तभी अचानक से मेरे डैड को चेस्ट पेन हुआ और वो फ्लोर पर बेहोश होकर गिर गए थे। उन्होंने अपनी चेस्ट को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। हमने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और मॉम डैड को हॉस्पिटल ले गए। ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ था। मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाई, इसका मुझे बहुत बुरा लगा। मैं फिक्र के चलते घर में इधर उधर घूम रही थी। कुछ टाइम बाद मेरी मॉम का कॉल आया और उन्होंने बताया कि डैड को हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक थे। उन्हें टाइम से ट्रीटमेंट मिल गया था। वो अब काफ़ी ठीक है और उनके कुछ टेस्ट भी हुए हैं। उनके रिजल्ट आने के बाद वो घर वापस आ जाएंगे। मैंने कुछ देर के लिए अपने डैड से बात भी की। मुझे ये सुनकर बहुत रिलीफ हुआ। लगभग दोपहर हो चुकी थी और मुझे याद आया कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। क्योंकि मैं अच्छे मूड में थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अलग खाया जाए। मॉम के वापस आने पर मैं उन्हें बताऊंगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें 3 पिज्जा रखे हुए थे। मैंने उनमें से एक पिज्जा निकाला और उसको गर्म करके खाने लगी। वो चीज पिज्जा था। मैं उन लोगों में से एक थी जो कभी कभी पिज्जा खाया करती थी। मैंने खुद से कहा, मैं तो इसका टेस्ट ही भूल गई थी, ये काफी अच्छा है। मेरे डैड को हॉस्पिटल में एक रात और रुकना पड़ा था। उन्हें कुछ और भी टेस्ट करने थे। मैंने उनसे कहा, आप चिंता मत करिए, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और वो बोली कि चाची जॉय मेरे साथ रात में रहने के लिए आएंगी। ये बात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने लंच में भी पिज्जा खाने के लिए सोचा। मैंने बिना देखे बचे हुए 2 पिज्जा में से एक को निकाल लिया और वो था मशरूम पिज्जा। फिर चाची का कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें देर हो जाएगी आने में। और तब मैंने डिनर में बचा हुआ लास्ट पिज्जा भी खा लिया और वो था चीज पिज्जा। और तब से पिछले 6 साल से मेरा मेन्यू बना हुआ है। ब्रेकफास्ट में चीज पिज्जा, मशरूम पिज्जा लंच में और डिनर में चीज पिज्जा। अगली सुबह मुझे चीज पिज्जा खाने का बहुत मन हुआ। मैंने अपनी चाची को बोला कि मुझे ब्रेकफास्ट में चीज पिज्जा चाहिए। वो बहुत शॉक्ड हुई, पर उन्होंने मुझे मना नहीं किया क्योंकि वो मेरी आदत जानती थी और उन्होंने तो मुझे लंच में मशरूम पिज्जा भी खाने दिया। और ऐसे ही मेरी पिज्जा खाने की आदत बनी।
और अनफॉर्चुनेटली अब मैं बस पिज़्ज़ा ही खाती हूँ। और ये सिलसिला बस चलता ही रहा। हालांकि मेरी मॉम इससे बहुत नाराज़ थी, पर उन्होंने मुझे पिज़्ज़ा खाने दिया क्योंकि मैं कुछ और नहीं खाती थी खाने में। उन्हें पता था कि ये एक बीमारी है। उन्होंने मेरा इलाज भी करवाने की कोशिश की, पर कुछ हुआ नहीं। सभी ट्रीटमेंट में से एक बहुत ही अजीब सा ट्रीटमेंट था जो एक साइकेट्रिस्ट ने ट्राई किया था। पहले एक रेगुलर थेरेपी सेशन हुआ। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे, ये समझने के लिए कि मैं सिर्फ पिज़्ज़ा ही क्यों खाती हूँ। मैंने उनका जवाब पूरी सच्चाई से दिया। अगले सेशन में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पिज़्ज़ा के अलावा कुछ और खाऊं। लेकिन जब ये भी काम नहीं आया तो वो मुझे डरा के बोलने लगे कि अगर मैं एक ही चीज़ खाती रहूंगी तो मेरी ग्रोथ नहीं होगी, और अगर मैं बस पिज़्ज़ा ही खाती रहूंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी और मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा और मेरा कोई कभी भी बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। जब इससे भी कुछ नहीं हुआ तो अगले सेशन में वो मुझ पर चिल्लाने लगे और मुझे धमकाने भी लगे। तुम एक बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की हो, ये सब तुम अटेंशन पाने के लिए कर रही हो। अगर तुम ऐसे ही सिर्फ पिज़्ज़ा ही खाती रहोगी तो मैं रिपोर्ट लिखूंगा और मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दूंगा। और वो मेरा उसके साथ आखिरी सेशन था। जब मैंने अपनी मॉम को बताया कि उसने मुझे क्या क्या बोला तो फिर उसके बाद मेरी मॉम मुझे वहां कभी नहीं लेकर गई। वो आदमी मुझसे भी ज्यादा अजीब था। मुझे डर था कि वो अपने फेलियर की वजह से मुझे फोन पर डराता रहेगा और मुझे परेशान करता रहेगा। इसके अलावा मेरी मॉम ने भी मेरी आदत को सुधारने की कोशिश की और वो बहुत ही क्रिएटिव भी थी, लेकिन वो भी काम नहीं आया। मेरी मॉम ने एक बार टीवी शो देखा था जिसमें मेरी ही तरह एक आदमी था जो 5 साल की एज से सिर्फ हैमबर्गर ही खाता था। तो शो के प्रोड्यूसर्स ने उसकी इस आदत को सुधारने का सोचा। ये आदमी रोज 4 बर्गर खाता था जो हफ्ते के 28 और साल के 1456 बर्गर होते थे। तो शो के प्रोड्यूसर्स ने 1456 बर्गर एक ट्रक में लोड किए और उस आदमी के घर लेके गए। उन्होंने उसको घर के बाहर बुलाया और सारे बर्गर उसके सामने रख दिए और फिर उस आदमी से उन्होंने बोला कि ये 1456 बर्गर हैं जो वो एक साल में खा जाता है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो गया और रोने भी लगा। आखिर में उसने डिसाइड किया कि वो इस आदत को सुधारेगा। मेरी मॉम भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही करना चाहती थी जिससे कि मैं सुधर जाऊं। उन्होंने किसी तरह उस टीवी शो वालों का नंबर ढूंढा और उनको कॉल किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने पहले ही पिज्जा खाने वाले का एपिसोड कराया था। पर अब मेरी मॉम ये खुद करना चाहती थी, लेकिन उनको पता था कि वो इतने सारे पैसे नहीं खर्च कर सकती। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को कॉल किया और उन्हें मेरे बारे में बताया। ये आपके न्यूज़ चैनल के लिए बहुत अच्छी स्टोरी होगी। मेरी बेटी को इसके बारे में पता नहीं होगा। हम दोनों साथ में उसके रिएक्शंस नोट कर सकते हैं। न्यूज़ चैनल वालों को इस स्टोरी में इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद मेरी मॉम ने एक पिज्जा ब्रांड को कॉल किया और जब कंपनी को पता चल गया कि सब न्यूज़ चैनल कवर करने वाले हैं तो वो लोग भी मान गए। एक दिन संडे को मैं रोज की तरह सुबह उठी और मॉम किचन में थी। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो वो बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने एक अच्छे रेस्टोरेंट से तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर किया है। वो कभी भी यहाँ पर आते होंगे। आधे घंटे बाद हमारे घर की डोर बेल बजी और मेरी मॉम मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले गई। वो पता नहीं मुझे बाहर क्यों लेकर जा रही थी। घर के बाहर एक छोटा सा पिज्जा ट्रक था जो कि पिज्जा से भरा हुआ था। जब मैंने बाहर एक रिपोर्टर और कैमरामैन को देखा तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरी मॉम कुछ करना चाह रही हैं। मॉम ने मुझसे पूछा, केसी, तुमको क्या लगता है कि इस ट्रक में कितने पिज्जा होंगे? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम रोज के 3 पिज्जा खाती हो तो एक साल के 1095 पिज्जा होते हैं। ये 1095 पिज्जा हैं जो तुम एक साल में खा जाती हो। कैसे इतने पिज्जा खा सकती हो? प्लीज इस आदत को छोड़ दो और ये तुम कैमरा के सामने बोलो जिससे सभी को तुम्हारे डिसीजन के बारे में पता चल सके। मैंने पिज्जा के बॉक्सेस को देखा और मैं बोली, मॉम, अगर हम आपके मेकअप के सारे मटेरियल को कलेक्ट करें या फिर डैड टीवी देखते समय एक साल में जितने पॉपकॉर्न खाते हैं तो वो भी इन पिज्जा की तरह ही बहुत ज्यादा लगेंगे। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपने ऐसा क्यों किया। मेरी मॉम बहुत अपसेट हुई, लेकिन वो सही थी। उन्होंने ये सब करने के लिए बहुत मेहनत की थी। मैं उनको गले लगा सकती थी या कुछ ऐसा बोल सकती थी जो उन्हें अच्छा लगे, लेकिन मैं बिना कुछ बोले वापस चली गई। अब मैं उस बारे में जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव किया। अनफॉर्चुनेटली मेरी कहानी की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। मैं 17 साल की हूँ और पिछले 6 सालों से मैं दिन के 3 पिज्जा खा जाती हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कब तक करती रहूंगी। मुझे पता है कि ये गलत है और मैं किसी को भी ऐसा करने के लिए नहीं बोलूंगी, लेकिन ये मेरी सच्चाई है जो मुझे आप सबको बतानी थी।
आप लोग अपने खुद के कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। थैंक यू मेरी कहानी सुनने के लिए, और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय। हाय, मैं पीहू हूँ। मैं एक स्लीप वॉकर हूँ। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो आप मेरी स्टोरी सुनने के बाद जान जाओगे। स्लीप वॉकर कोई भी हो सकता है, लेकिन ये बच्चों और टीन्स में ज़्यादा कॉमन है। जब मैं 8 साल की थी तब मुझे पता चला कि मैं स्लीप वॉकर हूँ। एक रात मैं मॉम डैड के रूम में गई और अपनी मॉम को शेक करके जगाया। जब वो समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है, मैंने उन्हें बहुत जोर से थप्पड़ मारा। मेरी मॉम के कुछ समझने से पहले ही मैं रूम से बाहर चली गई। मैं कहते हुए जा रही थी, मुझे दे दो, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है ये। जाहिर है मॉम डैड तुरंत उठ गए और मेरे पीछे आ गए। पहले उन्होंने मेरा रूम चेक किया। जब मैं वहां नहीं मिली तो उन्होंने घर के चारों ओर देखना शुरू किया, लेकिन वो मुझे नहीं ढूंढ पाए, इसीलिए उन्हें थोड़ी चिंता हुई। गेस करो मैं उन्हें कहाँ मिली? बाथटब में। पहली बार जब वो बाथरूम में आए तो मैं उन्हें नहीं मिली, क्योंकि मैंने बाथटब में लेटने से पहले शावर कर्टेन लगा दिया था। फाइनली जब डैड ने कर्टेन हटाया तो उन्होंने मुझे टब में सोते हुए देखा। अनफॉर्चुनेटली मॉम ने पूरा वीक एक काली आंख के साथ बिताया। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो दरवाजे से टकरा गई थी। मॉम ने मुझे पिछले साल ही हंसते हुए ये सच बताया था। मैं दुखी थी कि मैंने उन्हें चोट पहुंचाई, लेकिन नींद में चलने की वजह से मेरे साथ जो हुआ उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। स्पेशली एक रात जो हुआ, मुझे यकीन है आप इस बारे में सुनेंगे तो आप मुझसे अग्री करेंगे। लेकिन पहले मुझे आपको स्लीप वॉकिंग के बारे में थोड़ा और बताना है। आप जानते हैं कि कैसे मूवीज में स्लीप वॉकर अपने हाथ सामने करके ज़ॉम्बीज की तरह चलते हैं? ये सच नहीं है। स्लीप वॉकिंग गहरी नींद में होती है। किसी तरह ब्रेन इंसान को इधर उधर जाने देता है। साइंटिस्ट अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि एक्चुअल में होता कैसे है। ऐसे भी लोग होते हैं जो नींद में चलते हुए खाते हैं, यहाँ तक कि घंटों तक ड्राइव भी कर लेते हैं। मुझे लेकर कहा जाता है कि मेरी आंखें स्लीप वॉकिंग के टाइम पर डॉल की तरह दिखती हैं। उनके खुले होने पर भी मेरे एक्सप्रेशंस ब्लैंक रहते हैं। मेरी मेमोरी मुझे अंधेरे में भी दिन की तरह चलने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आसानी से दरवाजे ढूंढ सकती हूँ। एक बार हमने एक समर हाउस किराए पर लिया। वहाँ पहली ही रात में स्लीप वॉकिंग करने लगी। घर पर मेरे रूम का दरवाज़ा मेरे बेड के लेफ्ट में है, लेकिन समर हाउस में ये राइट साइड था। मैं अभी तक इस घर को अच्छी तरह से नहीं जानती थी, इसीलिए मैं लेफ्ट साइड चली गई। मेरे रूम से स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनकर मॉम डैड जाग गए और वो भी वहाँ आ गए। मैं डोर ढूंढने की कोशिश में दीवार को स्क्रैच कर रही थी और मेरे नेल्स बहुत आवाज़ कर रहे थे। डॉक्टर्स यूजुअली स्लीप वॉकिंग को बीमारी के बजाय बिहेवियरल डिसऑर्डर मानते हैं। वो ये नहीं जानते कि ये क्यों होता है, लेकिन वो श्योर हैं कि ये जेनेटिक है। इसीलिए अगर आप स्लीप वॉकर हैं तो आपकी फैमिली में कोई स्लीप वॉकर ज़रूर होगा। मेरे केस में वो मेरी मौसी हैं। एक रात जब मॉम पेरेंट्स के साथ रहती थी, वो बाथरूम जाने के लिए उठी और उन्होंने अपनी बहन को लिविंग रूम में देखा। वो फ्लोर को साफ कर रही थी। मॉम जानती थी कि उनकी सिस्टर स्लीप वॉकर हैं, लेकिन पहले उन्हें लगा कि उन्होंने फ्लोर पे कुछ गिरा दिया है जिसे वो साफ कर रही हैं। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वैक्यूम लाइट से कनेक्टेड ही नहीं था। अपनी नींद में मेरी मौसी को लगता था कि वो सच में सफाई कर रही हैं। मैं आपको अपनी मौसी की एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक रात उन्होंने सोचा कि उनका पिलो उनका बेबी है। वो पिलो को बार बार घुमाते हुए घबरा गई। उनके हस्बैंड उठे और कुछ देर तक उन्हें देखते रहे। उन्होंने पूछा, डियर तुम क्या कर रही हो? वो रोने लगी। इसका सर कहाँ है? मेरी हेल्प करो, मुझे उसका सर नहीं मिल रहा। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है स्लीप वॉकर को जगाना। बहुत से लोग सोचते हैं अगर आप स्लीप वॉकर को जगा दोगे तो वो शॉक में चले जाएंगे और वो मर जाएंगे। हाँ, लोग सच में ऐसा मानते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन डेफिनेटली ये एक शहरी कहावत है। स्लीप वॉकर्स पे लंबे टाइम तक रिसर्च करने के बाद मैंने किसी के भी जागने से मरने के बारे में नहीं सुना। हालांकि ये सच है कि अगर आप स्लीप वॉकर को जगाते हो तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अग्रेसिव भी हो सकते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें केयरफुली बेड तक ले जाना चाहिए और उनको लेटाने में हेल्प करनी चाहिए। मेरे पेरेंट्स ये जानते हैं, इसीलिए वो मुझे कभी नहीं जगाते। लेकिन एक बार मैंने खुद को जगाया। चलिए मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। मॉम सालों से घर में दही बनाती हैं।
एक रात मैंने स्लीप वॉकिंग स्टार्ट करी और सीधा किचन में गई। मैंने काउंटर से दही का बर्तन उठाया और फर्श पर रख दिया। फिर मैंने ढक्कन खोला और अंदर पैर रखा। मैं नहीं जानती थी मैंने ऐसा क्यों किया। स्लीप वॉकर होने की ये सबसे अच्छी बात है कि आप जो भी करते हैं वो अनजाने में करते हैं, उसके लिए कोई भी आपको जज नहीं करता। उस रात मैं दही के साथ जो भी कुछ कर रही थी उसके बाद मैं बेड पर वापस जाने लगी, लेकिन क्योंकि मेरे पैर दही से कवर्ड थे मैं फिसल गई और गिर गई। और तभी मैं उठी। जब मैंने दर्द से आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरे बगल में दही का बर्तन था। शुक्र है कि मेरा सर नहीं टकराया। मुझे अपने पैर गीले फील हुए। मैंने उन्हें छुआ और देखा कि मेरे एंकल्स तक दही लगा हुआ था। मेरा शॉक 15 से 20 सेकंड तक चला, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं और ठीक हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं, भले ही मैं एक झटके से उठी। मुझे लगता है अब आपको स्लीप वॉकिंग की बहुत अच्छी समझ है। फाइनली मैं आपको सबसे डेंजरस और फनी पार्ट के बारे में बता सकती हूँ अब, जो स्लीप वॉकिंग के कारण मेरे साथ हुई थी। मैं ये कहकर शुरू करती हूँ कि मेरे रूम में 2 बेड हैं, एक मेरे लिए और एक मेरी मॉम के लिए, क्योंकि वो अब मेरे रूम में ही सोती है। हमें बाकी सब हटाना पड़ा और विंडो में एक लॉक लगाना पड़ा। मेरे सोने से पहले हम डोर लॉक कर देते थे और चाबी मेरी मॉम के पास ही रहती थी। आपको क्या लगता है कि मेरे पेरेंट्स को ऐसा हार्ड स्टेप क्यों लेना पड़ा? वो इतने अलर्ट क्यों हो गए, भले ही मैं सालों से स्लीप वॉकिंग करती हूँ? आप समझ जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगी कि 2.5 महीने पहले क्या हुआ है। मैं बताना भूल गई, स्लीप वॉकर्स हर रात स्लीप वॉक नहीं करते। स्लीप वॉकिंग को कुछ बातें ट्रिगर करती हैं, लेकिन ये इंसानों के हिसाब से अलग होता है। स्लीप वॉकिंग का मेरा रीज़न होता है यूजुअली स्ट्रेस। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे मॉम डैड का झगड़ा होता है या मेरा कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है तो डेफिनेटली मैं स्लीप वॉकिंग करती हूँ। जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो बहुत स्ट्रेसफुल दिन में हुई। मेरे डैड को उस कंपनी से बहुत ही गलत तरीके से निकाल दिया गया जहाँ पर वो 13 साल से काम कर रहे थे। मैंने पहली बार उन्हें रोते हुए देखा था। जो हुआ उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बेड पर जाने के बाद बहुत देर तक सो नहीं सकी। मैं सोने से पहले कई घंटों तक रोई। जब मैं उठी तो मैं एक अलग घर में थी जहाँ पर एक 80 साल की पैरालाइज्ड लेडी मेरे बेड पर थी। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी डरी हुई थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले मैंने उन्हें देखा। वो खुली आंखों से मुझे देख रही थी। वो रिएक्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बोल या हिल नहीं सकती थी, लेकिन मुझे पता है वो मेरे जितना ही डरी हुई थी। अगले दिन डैड और मैंने डिटेक्टिव की तरह पता लगाया कि उस रात क्या हुआ था। पता चला मैं मिसेस सीमा नाम की लड़की के बेड पर 3 स्टेप्स में पहुंची। पहला स्टेप, खिड़की से उड़ना। हमें पता चला कि मैं सुबह करीब 4:30 पर बेड से उठी। मेरे पेरेंट्स ने बताया मेरा दरवाज़ा बंद था। इसका मतलब कि मैं घर में नहीं घूमी। जब मैं स्लीप वॉक करती हूँ मैं डोर खोलती हूँ और कभी बंद नहीं करती, तो मैं सीधे खिड़की के पास गई होंगी। जो भी मैं सोच रही थी उसने मुझे खिड़की पर चढ़ने के लिए प्रेरित किया होगा और मैं 3रे फ्लोर से नीचे कूद गई। मैं नीचे ऑनिंग पर गिरी और फिर उड़ के पिज़्ज़ा वाले प्लेस के अम्ब्रेला पर गिरी, जैसे मैं एक ट्रैम्पोलिन पर जंप कर रही थी। मैं तब तक जाग गई होंगी क्योंकि मुझे अच्छी तरह से अम्ब्रेला से टकराना याद है। मैं ऐसे स्टेट में सपने और रियलिटी में कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि ये एक सपना है। मुझे लगता है कि मेरे लिए ऐसा सोचना नेचुरल था क्योंकि जो हो रहा था वो काफ़ी अनयूजुअल था। मेरे गिरने के कुछ हिस्से पास के एक स्टोर सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गए थे और वीडियो बिल्कुल हॉलीवुड फिल्म की तरह थी। मैं अब इस पर हंस रही हूँ, पर मेरे पेरेंट्स काफ़ी दिनों तक इससे रिकवर नहीं हो पाए थे। और अब दूसरा स्टेप, पागलों की तरह भागना। अपेरेंटली रात में एक पिज़्ज़ा शॉप पर एक रेफ्यूजी काम कर रहा था। शोर सुनकर वो बाहर आ गया और उसने मुझे देखा। एक लड़की जिसने अभी एक सॉफ्ट लैंडिंग करी थी, ऑनिंग और अम्ब्रेला का थैंक्स, और जो फुटपाथ पर आराम से सो रही थी। उसने मेरी पल्स चेक करी कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। उसी समय मैंने अपनी आंखें खोली। इससे पहले वो कुछ समझ पाता कि ये क्या हो रहा है, मैंने भागना शुरू कर दिया और वो मेरे पीछे पीछे भागने लगा। वो चिल्ला रहा था, मैं बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो शायद इसलिए परेशान था क्योंकि वो इलीगली इस कंट्री में रह रहा था और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। वो कुछ देर मेरे पीछे भागा, लेकिन फाइनली वो रुक गया क्योंकि उसका वेट ज़्यादा था और वो थक गया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि मैं सोते टाइम दौड़ रही थी? खैर, ऐसा ही हुआ।
फाइनली तीसरा स्टेप, खिड़की से अपार्टमेंट में घुसना। इसका कोई गवाह नहीं है। जो लोग उस अपार्टमेंट में रहते हैं जिसमें मैं गई थी, उनका कहना है कि उनकी बिल्ली मीरा गर्मियों में उसी खिड़की से अंदर और बाहर जाया करती है। बिल्ली उस विंडो को यूज करती है, इसलिए वो हमेशा खुली ही रहती है, रात को भी। लेकिन उस रात उसे यूज करने वाली सिर्फ बिल्ली नहीं थी। मुझे नहीं पता कि मैंने ये कैसे मैनेज किया, लेकिन मैं विंडो से चढ़ी और सीधा बेड पर गई। और वो लेडी जाग गई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वो पैरालाइज थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी मॉम का मेरे रूम में सोना और विंडो को लॉक करने का क्या रीजन है। मेरी कहानी सुनने के लिए थैंक्स। अगर आप अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल क्यों नहीं करते? ईमेल एड्रेस जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। बाय।